नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल प्लस माइनस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो वो कितने भेद थे बताया था मैंने, 5 भेद हैं। उसके आधार पर ही मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो आपको करने हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं। ये एक बात आपको बताने लायक है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अभी हमने कितने बताए थे? 5। लेकिन कुछ लोग या कुछ किताबों में हमने देखा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 ही भेद हैं। शंकर शब्द को जो है वो उत्पत्ति के आधार पर भेद नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि मिश्रण है वो 2 भाषाओं का। तो 2 भाषाएं तो हमारे पास है ही संस्कृत में, और जैसे वैसे तो हमारे पास, जैसे अब हमने उत्पत्ति के आधार पर बताया तो 4 भाषाएं हो गई। कैसे कि तत्सम जो है वो जो संस्कृत के ऐसे ही है। तद्भव क्या है कि भाई संस्कृत का से अपना रूप बदलकर जो हिंदी में आए। और तीसरी होगी कि देश, कि भाई अपने ही देश में जन्म लेने वाले शब्द, और विदेशी की जो शब्द हमने विदेशों से लिए वो शब्द। तो संकर शब्द जो है वो 2 भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए जो है इसको कई किताबें नहीं देती हैं। अगर आपके ऑप्शन में 5 है तो ही आप 5 पर मतलब टिक करना। और अगर ये ना करना, सोचना कि भाई मैडम ने तो आप हमें 5 बताए थे लेकिन ऑप्शन में तो 5 है ही नहीं, तो आप उस पर 4 पर टिक करोगे। ठीक है? संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये आपने देखा, हमने कहा भी था, करा भी, क्वेश्चन भी करा कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई संस्कृत जो तत्सम, उसके समान, किसके समान? कि भाई जैसा हमने लिया किससे? संस्कृत से। क्योंकि हमारी जो पुरानी भाषा है, जो प्राचीन भाषा है, वो क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत से ही ज्यादातर भाषाओं का विकास हुआ है। इसलिए संस्कृत जो है वो सबसे, दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया है। तो तत्सम शब्द होगा। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? कि कौन सी उसका है बताएंगे आप? उसमें क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द है क्या? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये तो
तो बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि विदेशी है। क्या है? बोलने से ही पता चल रहा है कि विदेशी है। परीक्षा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? किस में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम परीक्षा क्षय, हमने बताया था उसमें कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो क्या थी कि भाई क्षय, त्रय और ज्य और श्रेय, श्रीमान जी वाला श्रेय जो है वो किस में आता है? वो शब्द जिनसे ये शब्द, इन वर्णों से जो शब्द बनते हैं वो हमेशा ही किस में होंगे? तत्सम में होंगे। उनसे बने हुए शब्द हमेशा तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो इसमें क्या है? परीक्षा क्षय, तो क्या होगा? तत्सम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। अब ये तो हमने पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? परीक्षा उपयोगी हैं, ये परीक्षा में आते हैं। ठीक है। अब इसमें से हमने देखा कि देशज कौन सा है। देशज का मतलब क्या होता है? कि अपने ही देश में जन्म लेने वाला देशज। तो देशज क्या है? लोटा। क्या आएगा? लोटा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, कोट, अजीब। क्या है? अजीब। अब ये देखिए कि कोट तो विदेशी लगता है, खेत जो है वो नहीं लग रहा। उद्गम, उद्गम, उद्गम का मतलब जहां से पैदा हो, उद्गम स्थल। अब कई बार बोल भी देते हैं कि इसका गंगोत्री यमुनोत्री नदियों के उद्गम स्थान कौन से हैं, या कहीं से भी किसी भी चीज की उद्गम, या फिर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या आ जाएगा? तत्सम क्या है? उद्गम। निम्नलिखित में से
में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। अब ये तो हमने देखा था कि श और श में जो होंगे, जो जिन वर्णों से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो क्या होगा इसमें? वर्षा। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर, तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। अनजान, सच, पत्ता, डॉटक। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर, और पुष्कर। तो ये सब तो क्या है? देशज हैं। डिबरी, पगड़ी, ढोर, डंगर जैसे बोल देते हैं। हाँ, तो पुष्कर क्या आएगा? पुष्कर। 10वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाता है तत्सम तद्भव, देशज, संकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिस तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब देशज शब्द कहाँ उत्पन्न होते हैं पता थोड़ी चलता, हो तो आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न किए जाते हैं। तो क्या होगा? देशज। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने करवाए आपको, परीक्षा उपयोगी। इनको आप करना। और अब हम चलते हैं चैप्टर्स में और आगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के
व्युत्पत्ति को क्या कहते हैं? बनावट भी कह देते हैं, बनावट भी कह देते हैं, और संरचना, संरचना के आधार पर। इनमें से कोई भी शब्द आपका आ जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर आ जाए, संरचना के आधार पर आ जाए, बनावट के आधार पर आ जाए, तो क्या होंगे? इसके 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और योग रूढ़। ठीक है। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं कि भाई जिन शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, यानी कि दोनों शब्दों के जब हम अगर जोड़ते हैं शब्दों को, तो उनके सार्थक यानी जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सार्थक। यानी जिन शब्दों के रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े खंड ना हो, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर छत, फर्श, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। कैसे? क्योंकि इनका जो है कि हम इनको अगर टुकड़े करेंगे, जैसे गंगा हमने बोला, गंगा, अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि इसके हम अक्षर तो 2 अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको टुकड़े नहीं करेंगे। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या होंगे इसके? गंगा, फर्श, छत, मुंह भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि हिंदी में जब हम शब्द रचना करते हैं, हिंदी में जब हम शब्दों की रचना करते हैं, उनका बनावट करते हैं, क्या करते हैं कि उनकी रचना उनकी किस चीज से होती है? 4 चीजों से। हिंदी की शब्द रचना, हिंदी की शब्द रचना किस किस चीज से होती है? 4 चीजों से होती है, 4 चीजों से होती है। क्या क्या? अब मैंने बताइए कि हिंदी की 4 क्या होती हैं? इकाइयां होती हैं। इसको चीजों को छोड़ दीजिए, आप इकाइयां लिख दीजिए। क्या है? हिंदी की शब्द रचना किस चीज से होती है? 4 इकाइयों से होती है। किससे होती है? 4 इकाइयां होती हैं हिंदी की शब्द रचना करने के लिए। कौन कौन सी होती है? संधि, क्या होती है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। क्या कहा कि हिंदी की शब्द रचना की 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी इकाइयां होती हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब हम रूढ़ शब्द में क्या कहते हैं कि ना ही तो इसमें संधि का प्रयोग होता है। रूढ़ शब्द में जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें ना तो संधि का प्रयोग होता है। रूढ़ शब्द ना तो रूढ़ शब्दों में संधि का प्रयोग होता है। जब हम संधि कराएंगे तो इसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे। और ना ही समास का प्रयोग होता है, और ना ही उपसर्ग होता है, और ना ही प्रत्यय होता है। क्यों?
क्योंकि हमने बोला कि जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े ना हो सके और उनसे उन अन्य शब्दों से या उनके शब्दों से कोई अन्य शब्द ना बन सके। अब उपसर्ग होगा तो मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय होगा तो मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगेगा, तो उसके टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन रूढ़ शब्द क्या है कि रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े या खंड ना हो सके वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए कि क्या है कि उसमें किसमें, रूढ़ शब्दों में ना तो संधि का प्रयोग होगा, ना ही समास का प्रयोग होगा, और ना ही उपसर्ग का होगा, और ना ही प्रत्यय का होगा। रूढ़ शब्द समझ में आया। इसके बाद आता है यौगिक। क्या है यौगिक? यौगिक क्या है? इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो योग प्लस इक। इक क्या है? योग में प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। अब योग का हम अगर देखें, योग होता है जोड़, प्लस क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होगा? जोड़। क्या होगा? जोड़। तो क्या यौगिक शब्द क्या होंगे कि यानी दो रूढ़ शब्द, दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे हम लिख देंगे, दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? यौगिक। यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने दिया विद्यालय, मैं बोल देती हूं विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अब इसके हमने टुकड़े कर दिए, विद्या प्लस आल्य। अब ये दोनों रूढ़ शब्द हैं, दोनों रूढ़ शब्द है। विद्या यानी शिक्षा, आल्य यानी घर। सबके अर्थ निकले दोनों के, क्या है? विद्या जमा आल्य। अब हमने क्या कहा था कि दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। लेकिन रूढ़ क्या था कि जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े या खंड न हो सके रूढ़ कहलाता है। अब इसकी क्या है कि रूढ़ शब्द क्या है कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और योग रूढ़ क्या है कि जिसके क्या दो रूढ़ शब्द होते हैं। क्या बोला कि दो रूढ़ शब्द होते हैं। अब हम विद्या और आल्य इन दोनों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। विद्या, विद्या यानी शिक्षा, और आल्य यानी क्या? घर। शिक्षा का घर, जहां पर शिक्षा प्राप्त की जाए, विद्या विद्यालय। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, पाठशाला। पाठशाला वही पढ़ने के लिए शाला यानी घर, और रसोई घर, और रसोई घर, घर रसोई जहां पर खाना बने, रसोई घर, वह घर। तो अलग अलग दो रूढ़ शब्द तो हैं, लेकिन इनके मतलब भी अलग अलग हैं। अब इसमें क्या है, क्या होगा? एक ध्यान देने योग्य बात है क्या कि इसमें समस्त संधि, जितनी भी संधि है, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, समस्त संधि का प्रयोग इसमें होगा। चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, या विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो।
किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, यौगिक शब्दों में आएंगे। किसमें आएंगे, यौगिक शब्दों में आएंगे। समस्त संधि, सारे उपसर्ग, सभी उपसर्ग वाले शब्द, सभी प्रत्यय वाले शब्द। और इस बात को ध्यान में रखना, किस बात को, यह तो बता दिया समस्त संधि, समस्त संधि, समस्त संधि यानी सभी संधि, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और समास। लेकिन इसमें एक है समास, सारे नहीं। समास जो है वो सारे नहीं, समास केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी समास जो है वो यौगिक में आते हैं, यौगिक में आते हैं। बहुब्रीहि समास को क्यों छोड़कर, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होगा कि उसका अलग अर्थ निकलता है, इसलिए बहुब्रीहि समास को छोड़ा गया है इसमें। ठीक है, योग, रूढ़, यौगिक, समझ आया। अब करते हैं योग रूढ़। अब आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। योग रूढ़ यौगिक तो होते हैं, योग रूढ़ यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका कुछ विशेष अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। समझ में आया। क्यों, क्यों विशेष अर्थ निकले कि भाई रूढ़ तो हमें पता है कि भाई हम उसके खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक में क्या था कि वे दो शब्दों से मिलकर, कौन से दो शब्द, दोनों शब्द रूढ़ होंगे, यानी उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा तो वो क्या होंगे, रूढ़ होंगे। उसमें क्या क्या होगा, समस्त संधि होगी, प्रत्यय होंगे, विसर्ग होगा, समास भी होंगे, लेकिन बहुब्रीहि समास को छोड़ करके, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके। तो बहुब्रीहि समास हमने छोड़ दिया। अब इसमें योग रूढ़ में क्या होगा, क्या बोल दिया कि यौगिक तो होते हैं, योग रूढ़ में वो शब्द तो यौगिक होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि मैंने लिखा पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर लिखा, वैसे तो इसका क्या निकलेंगे, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। अब अगर हम इसको समास में देखें तो पीले वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात अब इसमें क्या आ जाएगा, विशेष अर्थ क्या है, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। क्या आया, अर्थात श्री कृष्ण। अब एक और ले लेते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ क्या होगा, नीलाकंठ। अब इसका एक शाब्दिक रूप लिख दिया, नीलाकंठ, नीलाकंठ। क्या है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो क्या होगा, क्रमधारय है। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, नीला है जिसका कंठ। हम इसका अगर हम विग्रह करके देखेंगे तो क्या होगा, नीला है जिसका कंठ, अर्थात 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 शिव। क्या आ जाएगा, शिव। अब देखना गजानन, गजानन क्या है, गज के आनन, गज के आनन। अब इसमें क्या है, गज, गज का मतलब क्या होगा, हाथी, और आनन मतलब मुंह। तो क्या होगा, गज के मुंह, ये कैसा, गज का मुंह कैसा, किसका आ जाएगा, अर्थात श्री गणेश, अर्थात श्री गणेश। समझ आया।
अब ये आपको पता चला। रूढ़ में फिर एक बार बता देती हूँ कि रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। क्या? जिस शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। और उन शब्दों में क्या होगा? ना तो संधि का प्रयोग होगा, ना ही समास का प्रयोग होगा, ना ही उपसर्ग का प्रयोग होगा, और ना ही प्रत्यय का प्रयोग होगा। यौगिक शब्द क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे, यौगिक वे शब्द होंगे जिनमें रूढ़ शब्द होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों ही रूढ़ शब्द होंगे। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इसमें क्या होगा? समस्त संधि का प्रयोग होगा, प्रत्यय का प्रयोग होगा, उपसर्ग का प्रयोग होगा। समास सारे नहीं आएंगे, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके सभी समास का प्रयोग इसमें होगा। अब आता योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या है कि ये दोनों यौगिक तो होंगे, शब्द यौगिक तो होंगे, लेकिन उनका कुछ विशेष अर्थ निकलेगा, उनका कुछ विशेष अर्थ निकलेगा। वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आज की क्लास में इतना ही कराएंगे बेटा। आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।